सेवन चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में कि हम जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं हम हमारा जो फोकस रहता है कि मिनिमम कॉस्ट में हमारा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ हमें इस बात पे भी ध्यान देना होता है कि जो वर्क हो रहा है वो क्वालिटी का हो। ऐसे नहीं कि हम पैसे बचाने के चक्कर में जो हमारी कंस्ट्रक्शन है उसको बेकार कर दें। तो हमें इस बात पे भी ध्यान देना कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे हमें इंस्पेक्शन करनी पड़ती है, क्यों जरूरी है ये, क्या हो जाएगा इससे अगर हम करेंगे, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, वर्क की लाइफ स्पैन है जो वो इंक्रीज हो जाएगा स्ट्रक्चर का, उसके बाद स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ये सारी चीजें क्या है हमने डिस्कस की थी। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बाद प्रिंसिपल था इंस्पेक्शन का कि हम मटेरियल पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इक्विपमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और जो भी हम कंस्ट्रक्शन मेथड यूज कर रहे हैं उस पे ध्यान देंगे हम। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट जो है कि इंस्पेक्शन कौन कौन सी स्टेज पे होगी, ये था कि किस किस मटेरियल के अकॉर्डिंग था। प्रिंसिपल में यहाँ पे कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जिसपे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। वन ऑफ द मेन principle of inspection is carry inspection and quality check every necessary stage of the construction work। जो मेन प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि जो भी नेसेसरी जो रिक्वायर्ड है, जो ज्यादा नीडफुल है, उसमें क्या है हमें चेक लगाने की जरूरत पड़ती है, चेक करना पड़ता है क्वालिटी को। दिस इज इंश्योर डिफिशियंसी इफ एनी are the point out at appropriate stage, rectify the same time to avoid the wastage of time and money। अगर हमें ये इंश्योर हो जाता है कि ये डिफिशियंसी, ये कमी आई है यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस स्टेज पे, तो हम उसको एग्जैक्ट टाइम पे अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, पॉइंट आउट कर लेते हैं, तो उसको रेक्टिफाई मतलब उसको रिपेयर उसी टाइम कर दे हम, ताकि क्या है हमारा जो टाइम है वो भी सेव हो जाए, उसकी भी वेस्टेज ना हो, और मनी जो है उसकी भी वेस्टेज ना हो। तो इसलिए हमें टाइम पे ध्यान देना होता है कि क्या दिक्कत है। अगर टाइम पे ध्यान नहीं देंगे तो वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर मान लो फाउंडेशन में कोई प्रॉब्लम है, बाद में हमने ब्रिक वर्क भी कर दिया, उसके बाद हमें पता चलेगी वो बात, तो उस टाइम कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए जिस टाइम जो चीज दिक्कत है, अगर डिफिशियंसी साथ के साथ हमें पता लग जाती है, तो उसी स्टेज पे हमें क्या करना होता है, उसको रेक्टिफाई करना होता है। उसके बाद है नेक्स्ट कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में। फर्स्ट है आपका, ये सारी स्टेजेस तुम्हें पता है, जब बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में तुमने पढ़ा होगा कि सबसे पहले लेआउट तैयार करते हैं, लेआउट स्टेज होती है, ठीक है, जिसमें एक्सकवेशन आएगी। उसके बाद अर्थ वर्क होता है जो आपका यहाँ पे इनिशियल स्टेज है, यहाँ पे सारा जो भी सर्वे करना हमने करेंगे, उसके बाद कंप्लीशन स्टेज आ जाएगी, फाउंडेशन बनाते हैं हम, उसके बाद फाउंडेशन के बाद डीपीसी होती है हमारी, फिर डीपीसी के बाद हम डोर और विंडो लगाते हैं, उसके बाद फॉर्म वर्क इरेक्ट करते हैं, फॉर्म वर्क जो ऊपर हमने जो हमारा शटरिंग वर्क होता है, जो हमारा जिसको लेंटर आप बोलते हो, वो चीज होगी। उसके बाद रेनफोर्स जो हमने ले करना है, बीम बनाना है, कॉलम बनाना है, अगर स्लैब बनानी है, तो ये लिखा भी हुआ है कि ये वाली क्रिटिकल स्टेज है, ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। उसके बाद ये जो है रेनफोर्स आप ले कर रहे हो तो तब भी आप, ये क्रिटिकल स्टेज है। स्लैब बना रहे हो क्योंकि छत है वो उसके ऊपर और भी ज्यादा लोड आना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सही से रेनफोर्स प्रोवाइड नहीं करोगे, सही से कंक्रीट का मिक्सचर प्रोवाइड नहीं करोगे, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे ये भी इसने साथ में मेंशन कर दिया है कि कौन सी स्टेज क्रिटिकल है। एट द ई स्टेज इफ डिफेक्ट एंड डिफिशियंसी आर ऑब्जर्व, अगर किसी भी स्टेज पे हम डिफिशियंसी को ऑब्जर्व करते हैं, necessary instruction should be issued by the quality control engineer for the rectification of the work at once।
जो क्वालिटी कंट्रोल करने वाला इंजीनियर या साइट इंजीनियर जो इंचार्ज होगा, वो कुछ नेसेसरी इंस्ट्रक्शन इशू करता है कि अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज है लेआउट स्टेज। इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ वर्क टू इंस्पेक्टेड व्हेन द लेआउट of the building is carried out. The layout should be properly checked. Right angle dimension should be measured as per the plan. कोई भी प्लान बना रहे हो आप, मान लो वो अगर स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, किसी भी शेप में होगा, तो आपने ये ध्यान रखना है कि जैसा प्लान आपको मिला है, ऐसे नहीं कि आपने फाउंडेशन कहीं और, मतलब पहले आप मार्क करोगे उसको, ठीक है, फिर उसके बाद एक्सकवेशन स्टार्ट करोगे, तो सही तरीके से जहाँ पे हमारा एंगल बन रहा है पूरा, तो एंगल राइट एंगल में होना चाहिए। डायमेंशन पूरी जैसे प्लान में मेजर हमें दी हुई है, उसी हिसाब से हमने लेआउट करना है बिल्डिंग को ग्राउंड के ऊपर। सेकेंड, एक्सल अर्थ वर्क कर रहे हो तो हमें ये चेक करना है कि वो कितनी, जितनी डेप्थ हमें बोली गई है और जितनी विड्थ हमें बोली गई है, उतनी ही हम एक्सकवेशन करें ट्रेंच की, जो भी हम गड्ढा खोद रहे, खाई खोद रहे हैं। डिजायर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, जितनी फाउंडेशन की डेप्थ हमें चाहिए है उतनी ही, ना ही कम ना ज्यादा, अकॉर्डिंग टू हमारा जो हमें दिया गया होगा प्लान, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है फाउंडेशन लेंथ। अब फाउंडेशन बिछा रहे हो तो इसमें क्या करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है या जो, वो क्या करता है, वेल बर्न जो ब्रिक होती है, ज्यादा जली हुई ब्रिक या जामा ब्रिक जो बोलते हैं, वो फाउंडेशन के लिए यूज करता है। इन दिस स्टेज क्वालिटी इंजीनियर मेनली इंस्पेक्ट द फाउंडेशन रीच एट द साइट। जो मेनली है वो इंजीनियर है, वो साइट पे पहुंचकर चेक करता है। क्या चीजें चेक करेगा वो, सीमेंट, सैंड और ब्रिक, यही यूज होना है, और एग्रीगेट। द मटेरियल मस्ट बी सेम क्वालिटी एज पर इंस्पेक्टेड द सप्लायर प्रीमिसेस। जो मतलब जहाँ पे लेके आ रहे हैं, सप्लाई जहाँ से सप्लाई हो रही है, चाहे वो कोई भी जगह हो, साइट हो या फिर कोई भी घर हो, वहां से हम लेके आ रहे हैं, तो उससे पहले जो क्वालिटी हमें मिल देनी थी, हमें वही वाली क्वालिटी होनी चाहिए। इन जनरल जो मैं बात कर रही हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर क्या है, ऑलवेज ट्राई ओवर ब्रंट ब्रिक एंड जामा ब्रिक्स फॉर द फाउंडेशन विच शुड बी ऑब्जेक्टेड। जो क्या है ऑब्जेक्टेबल होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो कर देता है उसको यूज, लेकिन if the foundation is not strong, there is a no use of the rising half partition building over it. बड़ी से बड़ी बिल्डिंग है, जब फाउंडेशन अगर वीक होगी, फाउंडेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फाउंडेशन में अच्छी क्वालिटी की जो हमें ब्रिक है, सैंड है, ब्रिक सीमेंट यूज करनी है। ऐसे नहीं कि वो तो अंदर की साइड है, वो कौन सा दिखेगी, उसमें हम कुछ भी यूज कर दें, तो इस बात का ध्यान रखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है डीपीसी। डीपीसी हम डैम प्रूफिंग कोर्स प्रोवाइड करते हैं फाउंडेशन पे। तो वो चीज क्या है, अगर वो सही तरीके से नहीं है तो जो मॉइस्चर आना है बिल्डिंग में वो आ जाएगा। इट इज द वन ऑफ द क्रिटिकल स्टेज विच मस्ट बी इंस्पेक्टेड बाय द क्वालिटी इंजीनियर। इट एक्चुअली कंप्लीशन ऑफ द फाउंडेशन। जब फाउंडेशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ये स्टेज आती है व्हेन डीपीसी इज लेड एट द टॉप ऑफ फाउंडेशन। जो फाउंडेशन होती है उसके ऊपर एक डीपीसी के लेयर बिछाते हैं हम, प्रोटेक्ट फ्रॉम द मॉइस्चर। जो मॉइस्चर होता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। एट दिस स्टेज वंस अगेन लेआउट द फाउंडेशन शुड बी एग्जैक्टली चेक एज पर द बिल्डिंग प्लान इन शॉर्ट प्रॉपरली इंटर डायमेंशन। इससे पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं कि जो रूम, स्टोर, टॉयलेट जो भी बनाए हैं वो अकॉर्डिंग टू डायमेंशन है या नहीं। इफ एनी माइनर डिस्क्रेंसी अक्टर एट द लेआउट स्टेज, अगर थोड़ी सी भी हमें दिक्कत लगती है तो उसको उसी टाइम हम क्या करेंगे, करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मेकिंग एडजस्टमेंट while raising the brick wall over the डीपीसी। डीपीसी बिछाने से पहले हम क्या है, जो भी फाउंडेशन में प्रॉब्लम है, डीपीसी के ऊपर अब हम वॉल बनाएंगे बाद में, तो वॉल बनाने से पहले डीपीसी से नीचे जो भी दिक्कतें हैं उसको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद ही हमें डीपीसी बिछाना है, उसके बाद हम ब्रिक वर्क करेंगे। उसके बाद डोर और विंडो फिक्स करते हैं। ये सिंपल चीजें है, बस कुछ नहीं है, वही सेम चीज वही। अगर हम डोर और विंडो सही नहीं लगाएंगे, फ्रेमवर्क फॉर्मवर्क नहीं सही करेंगे तो क्या होगा, ये सारी चीजें तो तुम्हें पड़ी हुई है तुमने। इट इज द अनदर इम्पोर्टेंट स्टेज वेयर डोर एंड विंडो फ्रेम आर फिक्स सुटेबल लोकेशन।
कई बार क्या होता है कि हमें प्लान कुछ और मिलता है, लेकिन चीजों को एडजस्ट करने के चक्कर में थोड़ा बहुत हम डोर विंडो को इधर उधर सरका देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सुटेबल लोकेशन, जो उसकी लोकेशन है वहीं पे उसको सेट करना चाहिए, और जहाँ पे हमें इजिली लाइट और वेंटिलेशन मिले। एट दिस स्टेज equipment usually find the need of shifting the position door and window suit their interior need। जो ऑक्यूपेंट होता है, जो रहने वाला होता है, ठीक है, वो क्या करता है, पोजीशन को शिफ्ट करने की कोशिश करता है अकॉर्डिंग टू इंटीरियर, जैसे उसको जरूरत होती है। सो द इंजीनियर शुड कैरी इंस्पेक्टेड एट दिस स्टेज फॉर नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एट एनी। तो इंजीनियर की जिम्मेवारी बनती है कि अगर कुछ वो चेंज कराना चाह रहा है, वो अकॉर्डिंग टू वेंटिलेशन लाइट के अकॉर्डिंग वो सही है या नहीं है, क्योंकि वो बोल देगा कि मुझे ये चेंज करना है इसके अंदर, तो वो चीज अगर चेंज हो सकती है तो उसको चेंज करे, रेक्टिफिकेशन करे उसके अंदर। अगर नहीं हो सकती तो नहीं करनी। उसके बाद फॉर्मवर्क, जो हम लोग क्या है लेंटर लगाएंगे, मेजर स्टेज है। अगर ये सही से नहीं होगी तो क्या है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अटेंशन, स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत पड़ती है जो इंस्पेक्टर होता है। द शेप, स्ट्रेंथ एंड फिनिशिंग सरफेस ऑफ कंक्रीट, जो भी उसकी शेप बनानी है हमने, बीम की, कॉलम की, स्लैब की, किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो हमने लेंटर लगाया, फॉर्मवर्क लगाया है। फॉर लार्ज प्रोजेक्ट ओनली स्टील फॉर्मवर्क शुड बी यूज्ड। जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वहां पे हम लोग शटरिंग जो यूज करेंगे, जो हमारा लेंटर यूज करेंगे, वो स्टील का यूज होना चाहिए, वहां पे लकड़ी का यूज ना करें। तो इस चीज का ध्यान देना होता है। उसके बाद रेनफोर्स बिछाएंगे, क्योंकि हमें अब बीम कॉलम बना रहे हैं तो उसके अंदर रेनफोर्स यूज होगा। Strength of the structure like beam, column, slab depend upon the reinforcement. So when the reinforced case is laid over the formwork erected, जो भी हमने फॉर्मवर्क लगाया है उसके ऊपर हम लोग जब रेनफोर्स लगा रहे हैं, इट इज राइट टाइम टू फॉर क्वालिटी इंजीनियर टू इंस्पेक्ट द वर्क। ये टाइम होता है कि जब जो क्वालिटी इंजीनियर होता है वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि कोई डिफेक्ट तो नहीं है, जो कोई रेनफोर्स उन्होंने बिछाया वो इनएडिक्वेट तो नहीं है, प्रॉपर तरीके से उन्होंने बिछाया है या नहीं। तो इस स्टेज पे उसको ये चीज चेक करनी होती है। उसके बाद लास्ट जो है स्लैब कास्टिंग स्टेज। स्लैब मैंने बताया है, छत पे आप जो स्लैब बना रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द अनदर क्रिटिकल सिचुएशन। हम जहाँ रहते हैं, मैंने खुद देखा हुआ, यहाँ पे एक शॉप बना रहे थे, पूरा उन्होंने जाल बिछाया, पूरा उन्होंने कंक्रीट बिछा दिया, उसके ऊपर 10 लोग काम कर रहे थे, पूरी की पूरी छत नीचे ही गिर गई ऐसे ही ऐसी। उसमें उन्होंने मटेरियल सही तरीके से, क्योंकि मटेरियल सही तरीके से होना चाहिए, और वो जो आप रेनफोर्स भी पूरी की पूरी, अब जो है रेनफोर्स तो चलो जैसे भी करके वो थोड़ा सीधा कर लेंगे, लेकिन जो मटेरियल हुआ है वो मिट्टी में मिक्स हो गया, उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसा होता है, क्योंकि स्लैब जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद उस जो नीचे काम कर रहे थे वो उनको और चोट लगी थी। तो इस वजह से कि जब स्लैब बन रही है तो उस टाइम बहुत ध्यान देना होता है। कंक्रीट जो हम पोर कर रहे हैं, ठीक है, वर्केबिलिटी मतलब मिक्स सही होना चाहिए उसका। और जो वाइब्रेटर हम यूज करेंगे, क्योंकि बीम और जो कॉलम होते हैं उन वाइब्रेटर हम यूज करते हैं, क्योंकि अंदर जो है अच्छे से नहीं जा पाता वो कंक्रीट, क्योंकि वो लंबाई में होता है, तो इसलिए वाइब्रेटर यूज कर रहे हैं, वो भी सही वाला वाइब्रेटर होना चाहिए। और मास कंक्रीटिंग, ज्यादा बड़ी अमाउंट में कंक्रीटिंग वर्क कर रहे हैं, तो हम जैसे मान लो ये क्यूब है, हमें क्यूब 15 सेंटीमीटर एट द साइड शुड बी टेस्टेड फॉर, सबसे पहले टेस्ट करना चाहिए हमें। उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम चेक करते हैं, ये तुम्हें सीटी में पढ़ा होगा कि कोई भी काम करते हैं हमने मटेरियल जो बनाया है उसका क्यूब बना के हम टेस्ट कर लेते हैं, तो वो चेक करना चाहिए हमें लेबोरेटरी में, हमें पता लग जाएगा कि हम जो सही यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसकी स्ट्रेंथ पता लग जाएगी। उसके बाद और भी स्टेजेस है, सैनिटरी सर्विसेज है, हम प्रोवाइड करते हैं जब घर में वाटर सप्लाई सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक जो सिस्टम है वो प्रोवाइड करते हैं, तो इन स्टेजेस पे भी हमें क्या है, इंस्पेक्शन करनी होती है, ठीक है। क्योंकि सैनिटरी वाले में मेन ये रहेगा कि जब आप वेस्टेज जो पानी जो निकाल रहे हो बाहर की साइड, तो स्लोप इम्पोर्टेंट रहता है उसमें। तो अगर स्लोप सही नहीं होगा तो गंदगी बाहर की साइड नहीं जा पाएगी, डिस्पोज नहीं हो पाएगी। तो
स्लेटरी वाले में ये चीजों का ध्यान देना होता है। पानी में सप्लाई आएगी तो उसमें भी क्या है, अपर लेवल पे तो सप्लाई कैसे आएगी, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो आराम से सप्लाई आ जाए। वो उस हिसाब से कितनी पाइप कौन सी यूज करनी है, छोटी पाइप कहाँ यूज करनी है, बड़ी कहाँ यूज करनी है, तो ये सारा चेक होता है। उसे इलेक्ट्रिकल में तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कोई भी वायर इधर उधर ऐसे ना छूट जाए, सही से उसको क्या है फिक्स करना होता है। उसके बाद क्या है, ये सारी दे दी इसने ऊपर कि मतलब इन इन पे ध्यान देना होता है, ठीक है, लेकिन नीचे इसने 4 चीजें दी हैं जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है। अर्थवर्क, मतलब वही चीज है, दोबारा उसको रिपीट कर रहा है, मतलब अर्थवर्क में उसने सिंपल ऐसे बोल दिया उसने कि भाई डायमेंशन चेक करो, जो प्लान में आई है उसी के हिसाब से फाउंडेशन बनाओ, ठीक है। लेआउट तैयार कर रहे हो तो बाउंड्री लाइन मार्क कर, राइट एंगल होना चाहिए, जो भी उसका वर्टिकल जो ज्वाइंट बनते हैं वो बननी चाहिए, मतलब ये वाला अब इसने क्या किया है, इसको एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे कि जो एक्सकवेशन कर रहे हैं तो उस टाइम कौन सी जो चीजों पे ध्यान देंगे। पहला है एक्सकवेशन ऑफ वर्कर शुड बी एग्जैक्टली एज पर प्लान, ये पहले भी पढ़ चुके हम, जैसा प्लान में हमें दिया है उसी के हिसाब से लेआउट करना है। दूसरा, विड्थ और डेप्थ का ध्यान रखना है, जो ट्रंच आप खोद रहे हो, जो खाई आप बना रहे हो, गड्ढा खोद रहे हो फाउंडेशन के लिए, वो उसकी विड्थ और डेप्थ क्या है एज पर द रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। उसके बाद साइड ऑफ द एक्सकवेशन ट्रेंच शुड बी एग्जैक्टली वर्टिकल, ऐसे नहीं कि कहीं से आपने ज्यादा चौड़ा कर दिया कहीं से उसको कम कर दिया, तो ऐसे करके जो साइड है वो क्या है पूरी वर्टिकल होनी चाहिए। उसके बाद अगर लगता है सैंडी सॉइल है, जो हम टिम्बरिंग ऑफ ट्रेंचेस पढ़ते थे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, कि अगर सैंडी सॉइल मिट्टी गिरती है साइड में से, ठीक है, तो उसमें क्या करना चाहिए हमें, साइड में क्या है स्पोर्ट लगाने की, जो हम लोग लगाते हैं लकड़ी के जो पट्टे लगाते हैं वो लगाएंगे, ठीक है। तो कोहेजल मतलब ऐसे वाली जो सोयल होगी जो आपस में मतलब चिपकी हुई नहीं है, गिर जाती है बार बार, तो ऐसे वाली सोयल में हम लोग क्या है सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, वुडन के प्लैंक प्रोवाइड करते हैं, जिसको टिम्बरिंग ऑफ ट्रेंचेस बोलते हैं। उसके बाद लूज सोयल है तो बॉटम में क्या करते हैं हम उसको कंपैक्ट करने के लिए वाटरिंग, नीचे हम क्या है पानी बिछाते हैं, साथ में क्या है लीन कंक्रीट। लीन कंक्रीट क्या होता है कि जिसके अंदर सीमेंट जो है कम होता है लेकिन लिक्विड क्या होता है ज्यादा होता है, तो वो करके हम लोग क्या करते हैं नीचे वाली मिट्टी को कंपैक्ट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अगर हम सीवर लाइन बिछा रहे हैं या रोड कंस्ट्रक्शन, सीवर लेइंग एंड रोड कंस्ट्रक्शन कटिंग इज रिक्वायर्ड टू चेक द लेवल, वही बात आ गई ना कि अगर सीवर लाइन बिछा रहे हो तो हमें क्या है लेवल चेक करना होता है कि स्लोप सही से प्रोवाइड है या नहीं। ऐसे नहीं कि जैसे रोड की कंस्ट्रक्शन है तब भी वहाँ साइड में भी हमें क्या है वहाँ सीवर लाइन प्रोवाइड करना है, तो उस टाइम भी हमें वो चेक करना होता है। इफ द सॉइल इज हार्ड, अगर हार्ड है सॉइल, ऊपर लूज सॉइल की बात करिए, अगर हार्ड है तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमें, जो ब्लेड वगैरह जो यूज करेंगे हम उसको कट करने के लिए, तो जो ब्लेड होते हैं जो एक्सेस होते हैं वो क्या है डैमेज नहीं होने चाहिए जब काम कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से जिस हिसाब से हमारी जो सॉइल है कितनी हार्ड है उसके हिसाब से हम जो भी इक्विपमेंट यूज करेंगे मशीनरी यूज करेंगे उसके हिसाब से होगी। उसके बाद नेक्स्ट, इन वाटर लॉगिंग एरिया, जहाँ पे आपका क्या है दलदल वाला एरिया पानी ज्यादा है, उसमें हमें ये भी देखना होता है कि ट्रंच हम क्योंकि ट्रंच हम बना नहीं पाएंगे तो इसलिए हमें पंपिंग ऑफ वाटर, मतलब वहां से जो पानी होता है एक्सेस उसको क्या है रिमूव करना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अगर लार्ज स्केल में एक्सकवेशन कर रहे हैं, तो जैसे मान लो लार्ज स्केल में एक्सकवेशन कब होगी, जब हम बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, नीचे की साइड कंस्ट्रक्शन करेंगे। और कोई भी डिच मशीन यूज कर रहे हैं, कौन कौन सी, जैसे पावर शोल है, ड्रैग लाइन है, ये सारी हाईवे में तुमने पढ़ी होंगी, ये सारी हम लोग क्या है यूज करते हैं, ठीक है। मोर आउटपुट इज रिक्वायर्ड, जितनी ज्यादा आउटपुट हमें चाहिए उसी के हिसाब से हम यूज करेंगे। अगर हमारा कम मशीनों से काम चल रहा है तो उससे चलाएंगे, हम ज्यादा चाहिए तो ज्यादा के हिसाब से काम कराएंगे। उसके बाद चॉइस ऑफ द मोस्ट स्टेबल इक्विपमेंट यूज इन द एक्सकवेशन डिपेंड अपॉन द नेचर, जो भी हम इक्विपमेंट यूज करेंगे किस टाइप किस नेचर का प्रोजेक्ट है, ज्यादा बड़ा है छोटा है, साइड की कंडीशन कैसी है, वाटर लॉगिंग एरिया है, हार्ड सोइल है, सॉफ्ट सोइल है,
उसके हिसाब डेप्थ ऑफ विड्थ कितनी चाहिए है, ज्यादा डीप तक हमने फाउंडेशन बनानी है या कम डेप्थ तक बनानी है, वो चीज देखनी है हमने। किस टाइप की सॉयल है वो आ गया। उसके बाद ग्राउंड वाटर वहां पे प्रेजेंट है या नहीं, नीचे का जो वाटर टेबल है वो ऊंचा है या नीचा, ये चीज भी हम देखेंगे। उसके बाद ये सारा काम करने के बाद हमें क्या करना होता है, बैक फिलिंग करते हैं, हम उसी गड्ढे को दोबारा भरते हैं। ठीक है, आफ्टर डन द कंप्लीशन ऑफ फाउंडेशन वर्क बैक फिलिंग, ठीक है, बैक फिलिंग करेंगे जब हमारा फाउंडेशन वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ईच ऑफ द लेयर हैज बीन प्रॉपरली कंपैक्टेड यूनिफॉर्म फैशन टू प्रिवेंट द डैमेज ऑफ फाउंडेशन। हमें सही से प्रॉपर तरीके से उसको भर के फिलिंग करके कंपैक्ट करना होता है, कहीं पे लूज नहीं छोड़ना होता। ठीक है, उसको सेफ करने के लिए कि द फाउंडेशन हमारी डैमेज ना हो, इस वजह से हमें क्या करना होता है, बैक फिलिंग करते हैं हम लोग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जब हम अर्थ वर्क कर रहे होते हैं, तो हमें क्या है, ध्यान देने की जरूरत होती है। सिंपल सिंपल चीजें थी, लेआउट के अकॉर्डिंग करो, डेप्थ और विड्थ का ध्यान रखो जितना हमें रिक्वायर्ड है। अगर जो ट्रेंच है हम बना रहे हैं, जो गड्ढा खोद रहे हैं, वो वर्टिकल होना चाहिए, बिल्कुल कहीं से कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। लूज सॉइल है तो वुडन की प्लैंक, जो टिम्बरिंग ऑफ ट्रेंचेज बोलते हैं, वो करेंगे हम। लूज सॉइल है नीचे की साइड बॉटम में, तो हम लोग लीन कंक्रीट यूज करके उसको दबाएंगे, सिर्फ अकेले पानी से अगर काम नहीं चल रहा है तो। लीन कंक्रीट जिसमें हमारा क्या है, सीमेंट कम होगा, पानी ज्यादा होगा। उसके बाद सीवर अगर बिछा रहे हो तो लेवल चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हार्ड सोइल है तो जो हम उसको हार्ड सोइल को कट करने के लिए ब्लेड वगैरह यूज कर रहे हैं, कसी वगैरह यूज कर रहे हैं, तो वो ऐसी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ऐसा ना कि वो डैमेज हो जाए। वाटर लॉक्ड एरिया है तो हमें वहां से पंपिंग करके पानी को निकालना होता है, तो वो हम पानी को निकालेंगे वहां से। लार्ज स्केल एक्सकवेशन है, बेसमेंट हम बना रहे हैं, बेसमेंट पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो जो जो मशीनें हमें चाहिए हैं, जितनी आउटपुट हमें चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग मशीन यूज कर लेंगे। जब हमारा फाउंडेशन वर्क कंप्लीट हो जाता है तो बैक फिलिंग कर देते हैं, वापस जो मिट्टी हमने निकाली थी, जो कंस्ट्रक्शन हुई है, वहां पे उसको छोड़ के जो बच गई है जगह, वहां पे हम लोग क्या है, मिट्टी को भर देते हैं। और ये भी बता ही देती हूँ, सिंपल सा है कि जब हम अब हमारा फाउंडेशन हो गया, उसके बाद हम ब्रिक वर्क करेंगे, मशीनरी करेंगे। मशीनरी में हम ब्रिक ब्रिक का इसने जिक्र नहीं किया है, लेकिन ब्रिक ही ज्यादा यूज करते हैं। मशीनरी वर्ड यूज होगा तो इसका मतलब है स्टोन और ब्रिक दोनों की बात कर रहा है। अगर ऐसे बोलता कि ब्रिक मशीनरी, तो इसका मतलब होता कि वो ब्रिक की बात कर रहा है सिर्फ। तो इस टाइम हम कौन कौन सी चीजों का, जब हम ईंटों का यूज कर रहे हैं, दीवार बना रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखेंगे। पहला कि क्वालिटी और स्टैंडर्ड डायमेंशन जो होती है 19x9x9, वो वाली होनी चाहिए। फॉर इंस्पेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द ब्रिक, सैंपल शुड बी टेकन फॉर द डिफरेंट लॉट। जो भी चट्टे लगा रखे हैं हमने, वहां से सैंपल इकट्ठे करने हैं उसको इंस्पेक्ट करने के लिए। ऐसे नहीं कि एक यूं उठा ली कहीं से भी, जितना हमने ला रखा है सामान, उसमें से एक एक करके हम सैंपल उठा लेंगे। उसके बाद हमें क्या है, अगर लोड बेरिंग वॉल के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब मेन जो वॉल है हमारी, एक नॉन लोड बेरिंग जो बाहर की साइड चार दीवारी होती है जिसके ऊपर कोई लोड नहीं आता है, तो ब्रिक की हमें क्या है, क्रसिंग स्ट्रेंथ क्या है, सही होनी चाहिए ताकि वो लोड को बियर कर सके। उसके बाद बॉन्ड बनेगा जब ईंटों को जोड़ेंगे, अलाइनमेंट सही होनी चाहिए। वर्टिकली जो आपकी वॉल है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए अलाइनमेंट में। अगर लगता है तो उसको साथ की साथ क्या है, हमें सही करना होता है। कोई भी सेंट्रिसिटी, मतलब सेंटर में आनी चाहिए ब्रिक, ऐसे नहीं उसके ऊपर लोड आने के बाद वो साइड में हट जाए, तो सेंट्रिसिटी नहीं होनी चाहिए लोडिंग पैटर्न में। उसके बाद जो हम करते थे ब्रिक में कि उसको 24 घंटे तक पानी में रखते थे कि वो वाटर कितना सोखेगी, तो वो वाली चीज वाटर ऑब्जर्वेशन भी हम क्या है, चेक करेंगे। उसके बाद सीमेंट सैंड, मतलब मोटार यूज करेंगे हम उसको फिक्स करने के लिए। तो मोटार जो है वो भी क्या होना चाहिए, प्रॉपरली चेक होना चाहिए कि किस क्वालिटी का हम यूज कर रहे हैं। लार्ज स्केल में हम क्या करते हैं, लार्ज स्केल जो वर्क होता है, तो वो करने के लिए, ब्रिक को चेक करने के लिए कहीं से भी रैंडम हम क्या है, 5 सैंपल उठा लेंगे, उनकी क्रशिंग स्ट्रेंथ चेक करेंगे, फ्लोरोसेंस चेक करेंगे और वाटर ऑब्जर्वेशन
हम चेक करेंगे। ये तीनों टेस्ट उसके ऊपर हम लोग करेंगे। उसके बाद डायमेंशन टॉलरेंस टेस्ट जो है वो भी हम चेक करेंगे। उसकी स्टैंडर्ड डायमेंशन चेक करने के लिए जब हमें क्या है कोई ब्रिक्स जो है फेस वर्क के लिए बाहर की वॉल के लिए यूज करना है, फेस वर्क के लिए यूज करना है, तो उसकी डायमेंशन सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कितना वो बाहर के वेदर इफेक्ट को टॉलरेंस कर सकती है वो चीज भी सही होनी जरूरी है। उसके बाद कि जब क्यूरिंग कर रहे हैं हम लोग तो वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए ताकि उसके अंदर जो हम स्ट्रेंथ लाना चाह रहे हैं, जो क्वालिटी मेंटेन करना चाह रहे हैं वो हो जाए। उसके बाद वर्टिकल ज्वाइंट है। वर्टिकल ज्वाइंट को जो दो ईंटों को जोड़ेंगे फिर उसके ऊपर ईंट लगाएंगे, वर्टिकल ज्वाइंट बन जाते हैं। तो वो चीज नहीं आए उसके लिए हमें क्या है, जो हम आधी ईंट यूज करते हैं या पौनी ईंट यूज करते हैं, जो क्वीन क्लोजर बोलते हैं उसको, ब्रिक बैट मतलब आधी जो ईंट होती है वो हम यूज करके उनको तोड़ेंगे ताकि उनके बीच में क्या है एक दूसरे के ऊपर ज्वाइंट ना आए। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना होता है। अगर ज्वाइंट आ जाते हैं, वर्टिकल ज्वाइंट आ जाते हैं, तो वो एक कॉलम बिहेव करने लग जाता है, उसके ऊपर लोड डालोगे तो वो सहन नहीं कर पाएगा, गिर जाएगी। ठीक है, तो वर्टिकल ज्वाइंट उसके अंदर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जब हमारा दिन का काम कंप्लीट हो जाता है तो जो भी ज्वाइंट होते हैं वो हम ब्रश के साथ साफ करते हैं। जो भी दीवार बनाई है हमने, क्योंकि साइड में से मोटार निकल जाता है तो दीवार को क्या है साथ के साथ साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा ना हो कि अगले दिन काम करोगे फिर उसके ऊपर अगर आप कंक्रीट वर्क करना चाहोगे तो प्लास्टर करना चाहोगे तो वो सही प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। इसीलिए दिन का काम जो कंप्लीट होने के बाद वो क्या है हमें साथ के साथ क्लियर करना है। तो ये बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा है नहीं, तुम्हें भी पता है ये चीजें तो, कि ब्रिक है उसकी क्वालिटी सही होनी चाहिए, उसकी जो हमें क्रशिंग स्ट्रेंथ सही होनी चाहिए, सैंपल चेक करने होते हैं, हमें वर्टिकल ज्वाइंट नहीं आना चाहिए, बॉन्ड बनाएंगे तो वो सही होना चाहिए, मटेरियल सही होना चाहिए, जिस हम मोटार यूज करेंगे मोटार सही होना चाहिए, पानी को कितना ऑब्जर्व करती है वो, कितना होता था वो 20% था क्या, कि कितना परसेंट पानी सोख सकती है वो ईंट, 10, 20, 15 कितना था? 20% था जी। हाँ 20% था वो। 20% फर्स्ट क्लास के लिए 20 है जी, सेकंड क्लास के लिए 22। हाँ वो मैं वही रही ना कि हम तो फर्स्ट क्लास ही यूज करेंगे, अच्छी क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमें फर्स्ट क्लास ही यूज करनी होती है। ठीक है, तो वो चीज चेक करनी होती है। तो ये सारी सिंपल चीजें हैं, बहुत सिंपल सा चैप्टर है ये, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है। कि ये चीजें तो हमें खुद भी पता है कि जब हम फाउंडेशन बना रहे हैं तो जो हमें प्लान मिला वही बनाना चाहिए। हमें ब्रिक है यूज कर रहे हैं तो भी क्रशिंग स्ट्रेंथ चेक करनी पड़ेगी, पानी कितना सोख रही है, स्ट्रेंथ कितनी है उसकी, डायमेंशन क्या है, डायमेंशन सही से है या नहीं, अच्छे से पकी हुई है या नहीं, जब दिन का काम करा करने में तो क्या होगा। उसके बाद बस इसमें 2 टॉपिक और रह गए छोटे से, वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ लेंगे तो फिर ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, और मैं आज तुम्हें असाइनमेंट भेजूंगी, दो असाइनमेंट मैं इकट्ठे ही भेज रही हूँ, तो आराम से हफ्ते 10 दिन में बना के मुझे सेंड कर देना। ठीक है, हफ्ते 10 दिन बोल रही हूँ तो हफ्ते 10 दिन मतलब हफ्ते 10 दिन ही करना, मैंने बहुत टाइम एक दिन पहले ही बोल रही हूँ मैं, तो उसमें भेज देना, मैं लिंक भेजूंगी और असाइनमेंट भी भेज दूंगी, तो आराम से बना के उसको पीडीएफ बना के सेंड कर देना उस लिंक पे। ठीक है बच्चे, थैंक यू। थैंक यू मैम। Recording stopped.